हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग रियली ग्रेट। आज हम बात करेंगे ईएमएस स्पेस के एक बहुत ही अच्छे प्लेयर सिरमा एसजीएस के बारे में। इस कंपनी का आज हम सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझेंगे, देन उसके हम फाइनेंशियल्स देखेंगे एंड एट एंड हम कॉन कॉल जो हुआ Q2 FY26 का, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको सभी को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिरमा एसजीएस। ये कंपनी करती क्या है, जो बड़े बड़े अप्लाइंसेज होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डिवाइसेस एंड अप्लाइंसेज, जैसे कि मोबाइल फ़ोन से लेके टीवी से लेके आपके फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से अप्लाइड आई एम सॉरी, जैसे कि डेटा सेंटर्स वगैरह, उनमें ना बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगते हैं, जैसे कि पीसीबी बोर्ड लगता है। तो पीसीबी बोर्ड को कौन बनाता है? पीसीबी बोर्ड को बनाते हैं चाइना में बहुत सारी कंपनीज हैं। देयर आर वेरियस कंपनीज अक्रॉस चाइना, जापान वगैरह, जहाँ वो कंपनीज बनाती हैं। अब इंडिया में भी पीसीबी बोर्ड की असेंबली शुरू हो जाएगी, बट अभी तक होता क्या था कि पीसीबी बोर्ड बाहर से ला के आते थे इन बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में, एंड यहाँ पर सिरमा और केन्स जैसी कंपनीज इन पीसीबी बोर्ड्स को असेंबल करके एक प्रॉपर बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशन, पूरा एक बॉक्स में सॉल्यूशन बना के क्लाइंट्स को दे देते अपने, जैसे कि एलजी को दे दिया, डेकन को दे दिया, इनसे जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको दे दिया, ब्लू स्टार को दे दिया, ये काम करते थे। इस कंपनी के मेनली 3 प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला पीसीबी बोर्ड की असेंबली। जो पीसीबी बोर्ड मैंने आपको बताया ना, बड़े बड़े डिवाइसेस, अप्लाइंसेस हैं, उन सब में छोटे छोटे बोर्ड्स लगते हैं, पीसीबी बोर्ड, उनकी असेंबली करता था ये कंपनी। देन बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वही पीसीबी बोर्ड और छोटे छोटे पार्ट्स को एक बॉक्स में बना के दे दिया, वो कहलाता है बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशन। एंड द थर्ड वन इज रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। 3 ये प्रोडक्ट्स हैं इनके मेन, जिनमें काम करते थे। अब इस कंपनी के अंदर ना 5 इनके सेगमेंट्स हैं, डिवीज़न। सबसे पहला है कंज्यूमर डिवीज़न, एंड द सेकंड वन इज ऑटो डिवीज़न, ऑटोमोबाइल्स, एंड द थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल डिवीज़न। और जो रिमेनिंग है, एक है आईटी एंड रेलवेज और एक है हेल्थ केयर। मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करूं, देन कंज्यूमर से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, उसके बाद ऑटो से, एंड देन इंडस्ट्रियल्स, एंड जो सब्सिक्वेंटली आपके आईटी, रेलवेज एंड हेल्थ केयर है, उनसे 5-6%, 7-8% रेवेन्यूज आते हैं। अभी तक हो क्या रहा था, अभी तक क्या हाल था कंपनी का, यहाँ पर समझना इस चीज़ को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी ने पिवट चेंज लाया अपने बिजनेस मॉडल में। जो कंज्यूमर डिवीज़न है, मतलब कि एसीज में पीसीबी बोर्ड, मतलब एसी वगैरह, और ये जो कंज्यूमर डिवीज़न होता है ना, वॉशिंग मशीन वगैरह, फ्रिज वगैरह, इन सब में जो कंज्यूमर डिवीज़न है, इनमें पीसीबी असेंबली काम आती थी। तो इसमें सिरमा क्या करता था, सिरमा प्रोवाइड करता था कंज्यूमर डिवीज़न को। अब वो जो सेम प्रोडक्ट पहले सिरमा कंज्यूमर डिवीज़न को प्रोवाइड करता था, उसमें मार्जिन्स कम है। अगर वही सेम प्रोडक्ट उसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके ऑटोमोबाइल या इंडस्ट्रियल्स को दे देते हैं, वहाँ मार्जिन ज़्यादा है। तो लास्ट ईयर था कंपनी हैविली फोकस था कंज्यूमर डिवीज़न पे, जो कि हाई, मतलब जिसमें रेवेन्यू ज़्यादा थे, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रेवेन्यू ज़्यादा था बट मार्जिन कम था। मतलब वही था कि टॉप लाइन अच्छा ग्रो कर पा रहा था पर बॉटम लाइन सफ़र कर रहा था। अब इन द केस ऑफ आप ये देखोगे, जो इंडस्ट्रियल और ऑटोमोबाइल में सेम प्रोडक्ट को थोड़ा सा और वैल्यू एड करके दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर इनका मार्जिन अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया, डबल हो गए इनके मार्जिन एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। एंड यहाँ पर इनका जो अच्छा खासा ना ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनी को, सेल्स कम पेस से ग्रो हो रहा है, बट जो प्रॉफिट्स है वो नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि मार्जिन अच्छे खासे हैं इस स्पेस में। सो द थिंग इज कि कंपनी ने अभी लास्ट ईयर तक इनका 35% से ज़्यादा आता था, 40%, 45% इनका आता था कंज्यूमर डिवीजन से। अब ये लास्ट ईयर से इन्होंने चेंज करना शुरू करा है, एंड इनका टारगेट है 35% के नीचे रखना कंज्यूमर डिवीजन को, पूरा रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड एज अ रिजल्ट अभी Q2 ये जो H1 था, H1 FY26, इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल डिवीजन ने अराउंड 32% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करा है। सो दैट्स ग्रेट कि कंपनी ने अपनी गाइडेंस पूरा करा एंड एग्जीक्यूट कर रही है प्रॉपर। अब देखो यार, हमने बिजनेस मॉडल तो समझ लिया कि मेनली भाई यही है कि जो बड़े बड़े अप्लाइंसेज हैं उनमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगते हैं, पीसीबी बोर्ड असेंबली, बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशन, जिसको सिरमा एसजीएस बनाता है। अब इनके हम नंबर समझते हैं। फाइनेंशियली कंपनी ने इस Q2 FY26 में 37% की रेवेन्यू ग्रोथ रजिस्टर करी विद अ पैट ग्रोथ ऑफ 67%। मतलब कि भाई देखो, सेल्स जो है वो 37% से बढ़ा, पैट ग्रोथ, नेट प्रॉफिट जो था वो 67% से बढ़ा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज तो अच्छा खासा मिला यार, क्योंकि जब भी सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है पैट ग्रोथ, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज है। एंड अगर मैं बात करूँ H1 की, तो H1 में कंपनी को 4% से इनका सेल्स ग्रो हुआ, एंड पैट ग्रोथ था 94%। जी हाँ जी, सही सुना, पैट ग्रोथ 100% का है ऑलमोस्ट, और जो सेल्स ग्रोथ है वो केवल 4-5% का है। तो द मेन रीजन इज कि मैंने जैसे कि कहा, जो अदर डिवीजन है ना, इंडस्ट्रियल और ऑटो, उनमें रेवेन्यू कम है बट जो मार्जिन है वो प्रॉफिट ज़्यादा है। सो उसके कारण मेनली इनका ये हुआ कि जो रेवेन्यूज बढ़ गए, एंड थोड़ा सा, मतलब रेवेन्यूज में उतना स्लो ग्रोथ है, बट जो प्रॉफिट्स है उनमें अच्छा खासा फिनोमिनल ग्रोथ आ गया।
अब कुछ मेजर अपडेट्स हैं विच हैज़ टेकन प्लेस इन Q2 FY26, उनको डिस्कस करेंगे। सो द नंबर वन इज कि इन्होंने एलिकॉम करके एक कंपनी जिसमें 60% स्टेक एक्वायर कर लिया फॉर 235 करोड़। ये कंपनी मेनली करती है कि डिफेंस डिवीज़न में है, एंड इनका जो मेन टारगेट है डिफेंस डिवीज़न में वही है कि जो डिफेंस वाले जितने भी इंडिया के डिफेंस सेक्टर है उसमें जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह लगते हैं, उनके ड्रोन्स वगैरह में देयर आर सेवरल थिंग्स अप्लाइंसेस जो वो यूज़ करते हैं, उन सभी में जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं उसको ये कंपनी प्रोवाइड करती है एलिकॉम। सिरमा ने इस कंपनी में 60% स्टेक ले लिया एंड अगले 3 सालों में 40% स्टेक और ले लेगा, मतलब पूरा 100% इस कंपनी को खरीद लेगा अगले 3 साल में। मेजोरिटी तो अभी ही ले लिया एंड इस कंपनी को इन्होंने 235 करोड़ में एक्वायर करा है, और इसका जो टॉप लाइन है वो 200 करोड़ का टॉप लाइन है विद एबिटा मार्जिन ऑफ 25%। तो दैट इज रियली ग्रेट, क्योंकि एबिटा मार्जिन मतलब प्रॉफिट हाई मार्जिन सेगमेंट पे फोकस करा जा रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट है कि इन्होंने एक एलिमास्टर इटली करके कंपनी जिसके साथ टाई अप करा है, मेनली पीसीबी वगैरह वाले स्पेस में। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट अपडेट इज पीसीबी प्रोजेक्ट को लेके। सो अभी तक हो क्या रहा था, ये कंपनी केवल पीसीबी बोर्ड्स को असेंबल कर रही थी इंडिया में, अब ये पीसीबी बोर्ड्स को मैन्युफैक्चर भी करेंगे, जो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो इनिशिएटिव आया है मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, उसके मेक इन इंडिया वाला, सो उसके कारण क्या है, ये जो कंपनीज है वो बाहर से आ रहे हैं, चाइना +1 वाला थीम प्ले आउट हो रहा है। सो मेनली ये हो रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो पहले बाहर से जो आउटसोर्स करते थे वो इंडिया से आउटसोर्स करेंगे, एंड इंडिया में पीसीबी बोर्ड की असेंबली शुरू होने वाली है। सो केन्स ने ऑलरेडी कर दिया है, सिरमा कर रहा है, एंड टॉप 3 कंपनीज में सिरमा का नाम है, दैट इज़ रियली ग्रेट। सो सिरमा के पीसीबी प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं तो भाई लोग देखो, ऐसा है कि सिंपल 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1500 करोड़ रुपए 1500 करोड़ का केपेक्स होगा जो कंपनी करेगी अपने लेवल पे। इसमें से जो मैक्सिमम रेवेन्यू है ये जनरेट कर सकते हैं वो रहेगा 2500 करोड़ का। जनरली पीसीबी कंपनीज में 1 से 1.5x का ही आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकते जनरली, मतलब 2250-2500 करोड़ का इतना ही ऐसे टर्नओवर रहता है, ठीक है। अब इस कंपनी ये फैसिलिटी इनकी जो पीसीबी बोर्ड असेंबली वाली है ये दिसंबर में अभी अगले महीने से इसका प्रोडक्शन क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, एंड 1 साल के अंदर हमें फैसिलिटी रेडी हो जाएगी, मतलब कि दिसंबर 2026 में इनका जो प्रोडक्शन है ट्रायल बैच शुरू हो जाएगा। 1 साल बाद हमें रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन 1 से 1.5 साल के अंदर में हमें रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन आना शुरू हो जाएगा इसका, ठीक है। Now the fourth most important update is acquisition of K Solar with Premier। तो K Solar करके एक कंपनी जो कि सोलर इन्वर्टर बनाती है, 300 करोड़ का टॉप लाइन है इस कंपनी का, एबिटा मार्जिन अच्छे खासे, पैट मार्जिन भी बढ़िया है। इस कंपनी को उन्होंने एक्वायर करा मेनली सोलर इन्वर्टर स्पेस में खेलने के लिए। तो 4 इंपॉर्टेंट अपडेट्स यही थे, एंड अब बात करेंगे कॉनकॉल के क्या और क्या अब चीज़ें जो हमें पता चली कॉनकॉल में। सो कॉनकॉल में एक जो चीज़ अच्छी नजर आई कंपनी की, इन्होंने कहा कि दे आर नॉट फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस कर रहे हैं, मतलब कि ये जिस कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, जिस कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं अप्लायंस छोटे छोटे पीसीबी बोर्ड्स बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशन, उसके साथ ना एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप बना रहे हैं। हम तुमको इतना सप्लाई करेंगे 2 से 3 साल में, हम तुमको मतलब तुम जितना भी बिजनेस करोगे हम जो करोगे 2 से 3 साल में एक ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं जिससे इनका आगे की जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो बढ़ी रहे, एंड रेवेन्यू इनका इजीली बढ़ सके एंड अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी में आ सके। सो इट इज़ अ गुड पॉइंट फॉर अस एज एन इन्वेस्टर। अब बात करेंगे कि इन्होंने और चीज़ें क्या करी, तो बेसिकली दे हैव ऑनबोर्डेड 8 मेजर कस्टमर्स इन Q2 FY26। 8 नए कस्टमर्स इन्होंने ऑनबोर्ड करे, जिसमें से ये 800 से 900 करोड़ का रेवेन्यू इजीली जनरेट कर सकते हैं इन कस्टमर से अगले साल में। मतलब 1 साल में अभी कंपनी जो रेवेन्यू कर रही है वो अराउंड आप देखोगे इस FY26 में 4500 से 5000 करोड़ का होगा, एंड अगले साल तक अगर आप देखोगे तो 900 करोड़ रेवेन्यूज में से ये 8 जो नए कस्टमर इसने अभी इस क्वार्टर में ऑनबोर्ड करें उनसे आएगा। सो दैट इज़ रियली ग्रेट थिंग। अब अब जो ग्रोथ है क्या हुआ कि देखो H1 में ग्रोथ केवल 4% का था, एंड Q2 में 37% का ग्रोथ आया, दैट इज ग्रेट, बट Q1 में -19 का आया था। सो ओवरऑल ग्रोथ था 37, ओवरऑल ग्रोथ था H1 का 4% का, बट फाइनेंशियल 26 का गाइडेंस जो कंपनी ने दिया था इट इज़ 30% का गाइडेंस है, ये 30 से 35 मतलब 30% का टॉप लाइन गाइडेंस था, ठीक है। 30% से रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। तो अब कंपनी के मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आया, आप H1 में केवल 4% से ग्रो कर पाए, सो आप पूरे ईयर में कैसे ग्रो कर लोगे 30% से ओवरऑल। सो कंपनी के मैनेजमेंट का आंसर था कि हम अपनी गाइडेंस में
अपने मतलब दे आर ऑन देयर गाइडेंस, मतलब ये अपनी गाइडेंस पे स्टिक हैं, दे स्टिक टू देयर गाइडेंस। एंड होता क्या कि आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर परफॉर्मेंस नहीं देखना चाहिए, इनका ऐसा कहना है ईयरली परफॉर्मेंस देखना। एंड इनका ये मानना है कि 30% नहीं तो थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, 32% हो जाए और 27% हो जाएगा, 25%, मतलब वो रेंज में रहेगा 25-30% से 32% के रेंज में। बट हाँ 30% इज वॉट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कंपनी। टॉप लाइन ग्रोथ हमारा पॉसिबल है, अच्छा खासा हो जाएगा। एंड इन्होंने ये चीज़ और एम्फेसाइज करा कि हमारा जो एबिटा है ग्रोथ वो अच्छा खासा रहेगा। पहले एबिटा मार्जिन गाइडेंस था 8.5 to 9%, अब ये कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली ज़्यादा होगा, 10% के नियर बाय भी हो सकता है, मतलब ये इन्होंने कमिट नहीं करा। बट हाँ एज पर माई एक्सपेक्टेशंस H1 में 10.1% था, H2 में जनरली 10% ईजिली कर लेगा। सो ओवरऑल 10 से 10.5% के बीच में एबिटा मार्जिन इनके ईयरली रहने चाहिए। पैट मार्जिन 5.5 to 6% के रेंज में रहने चाहिए। एक्सपोर्ट्स H1 में अच्छा था, 500 करोड़ का एक्सपोर्ट करा, पूरे साल का गाइडेंस देता 1000 करोड़ का। सो गाइडेंस के साथ एकदम सही से चल रहा है, 500 करोड़ का एक्सपोर्ट्स कर लिए, बढ़िया। कंज्यूमर डिवीजन जो है इनका, जो कि रेवेन्यू में ज़्यादा पहले कंट्रीब्यूट करता था, उसको इनको कम करना था, उसको इन्होंने कम कर दिया है। पहले वो 35% के ऊपर कंट्रीब्यूट करता था, टारगेट था उसका नीचे लाने का, अभी 32% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज़ रियली ग्रेट। और ऑर्डर बुक की बात करूँ तो 5800 करोड़ का ऑर्डर बुक है एज ऑफ नाउ, जिसमें से 35% ऑटो सेगमेंट से आता है, 30% कंज्यूमर से, 30% इंडस्ट्रियल से। सो मेजरली 70% ऑफ ऑर्डर बुक आता है इनका कहाँ से, 70% ऑर्डर बुक इनका आता है मेजरली वहाँ से, हाई ग्रोथ रेवेन्यू सेगमेंट, मतलब हाई मार्जिन सेगमेंट, आई वुड से हाई प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट। सो सही है कि यार मार्जिन बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट होगी, अच्छी चीज़ है। अब देखो वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है, करंट वर्किंग कैपिटल डेज है कंपनी के 73, टारगेट है इनका 65 डेज से और 65 डेज से कम लाने का। H1 में उतना अच्छा नहीं रहा, 4-5 दिन और बढ़ी गए, बट इनका टारगेट है कि नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर्स में 65 डेज पे लेके आए। लॉन्ग टर्म टारगेट है 60 से 65 डेज। मैनेजमेंट ने ये चीज़ बहुत अच्छे से कहा है कि यार वो चीज़ थोड़ा सा नहीं हो पाया वर्किंग कैपिटल वाला, बट दे आर श्योर कि Q3 में की कॉल में जब हम मिलेंगे तो वो 73 से 2-3 दिन 4-5 दिन कम ही हो जाएगा, 68 या 70 हो जाएगा। सो मैनेजमेंट ने ये कहा है कि भाई कम हो जाएगा, दे आर फोकसिंग ऑन द कंट्रोलिंग वर्किंग कैपिटल डेज ऑल्सो। ठीक है, H1 में केपेक्स की बात करूँ तो देखो केपेक्स H1 में 45 CR का रहा, H2 में बोला है कि 60 से 100 करोड़ का केपेक्स कर लेगा, और एसेट टर्न है 5.3x, ROC है 15% का। तो एसेट टर्न में जो ये बोला है 5.3x ये भी सही है, ROC 15% बढ़िया है। ठीक है, अब केपेक्स जो बोला है 45 करोड़ का, फिर देन H2 में 60 से 100 करोड़ का। बात आई कि भाई तुमको PCB वाला प्रोजेक्ट लगा रहे हो, 1500 करोड़ का केपेक्स है, उसमें क्या सीन है। तो वो इनका ऐसा है कि जो अगले 2 से 3 सालों में 800 करोड़ एक्सपेंड 800 करोड़ इनकर करेंगे, देन फिर और करेंगे। और उसमें एक चीज़ और अच्छी है कि जैसे लेट से 100 करोड़ अगर डाल ले PCB में, 1500 करोड़ डाले तो 15 में से 600 से 700 करोड़ इनको सरकार दे देगी वापस, गवर्नमेंट PLI स्कीम में वापस कर देगा 50% ऑफ द अमाउंट विच दे इनकर ऑन द फेज 1 ऑफ एक्सपेंशन। फेज 2 में भी होगा मोस्ट ऑफ ये चीज़। एक चीज़ अच्छी है कि द फोकसिंग ऑन हाई मार्जिन बिजनेस वर्टिकल्स एंड गाइडेंस से स्ट्रिक्ट हैं, बढ़िया है। और क्या कहते हैं शर्मा ऑर्गेनिक, हाँ अब देखो एक्विजिशन कर रहे हो उसके कारण ग्रोथ आएगा, मतलब कंपनी 2-3 कंपनी उन्होंने एक्वायर करा उसके कारण ग्रोथ आएगा। बट अगर ये एक्विजिशन ना भी करे उसके बावजूद ये इजीली एज अ ग्रुप ग्रो कर सकता है, क्योंकि जिस सेगमेंट में है वो अच्छे हाई ग्रोथ सेगमेंट्स हैं एंड ये कंटिन्यूसली केपेक्स करता जाता है, तो और कंज्यूमर डिमांड जो है वो बढ़ती ही जा रही है, सो दे कैन ईजिली ग्रो एट डिसेंट रेट। बट एक्विजिशंस कर रहे हैं, दैट इज अ रियली ग्रेट थिंग, जिससे कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यूज भी बढ़ेगा। सो मेरा मतलब जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बनता है तो कंपनी को लेकर, तो यार देखो ये कि अभी कंपनी सही पेस पे चल रहा है, मतलब अभी तक जो H1 में ग्रोथ दिखाया वो सही है, मतलब आई वुड से H1 में केवल 4% का ग्रोथ था, तो वो थोड़ा सा मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगा। बट Q2 से जो ग्रोथ मोमेंटम इसने पकड़ा है, 37% का ग्रो करा, वो अच्छा है। अगर Q3 Q4 में भी ये एग्जीक्यूट करा रहा तो बढ़िया है, वेल इन गुड। पूरा साल का मतलब इनका क्या कहते हैं पूरा लाइक ईयरली गाइडेंस जो है 30% का वो मीट हो जाएगा। मार्जिन में प्रॉफिटेबिलिटी में इस कंपनी को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आती कभी भी, बट मतलब क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर रहे हैं हाई मार्जिन सेगमेंट में जाके। बट द ओनली मेजर कंसर्न इज कि इनका जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो थोड़ा सफर कर रहा था कभी कभार, बट लेट्स सी हाउ द थिंग्स प्ले आउट। एज ऑफ नाउ कंपनी लुक्स डिसेंट, बढ़िया कर रही है। वैल्यूएशन वाइज कंपनी का करंट पी है 75 का, ठीक है। अब देखो आगे जाके 5.5% का पेट मार्जिन बोल रहा है कंपनी, मतलब 5.5-6% का पेट मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर ये 5000 करोड़ का रेवेन्यू करता है तो 300 करोड़ का पैट बना। एंड कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है इफ आई वुड से, तो कितना सिरमा का करंट वैल्यूएशन इज आई गेस 839 CR, मतलब सिरमा वो सॉरी 9,000 10-11,000 करोड़ का वैल्यूएशन, कितना वैल्यूएशन है, लेट मी जस्ट चेक इट वंस। सो सिरमा का
स्क्रीन है, ओके। ओवरऑल लेकिन मतलब वैल्यूएशंस वैसे भी एक चीज़ है कि सब्जेक्टिव चीज़ है, ठीक है। तो वैल्यूएशंस पे आपको फोकस करना है, दैट इज़ गुड थिंग, बट थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है क्योंकि कोई बंदा 2 साल 3 साल के परस्पेक्टिव से ले रहा है कि आगे जाके इतना ग्रोथ आएगा अगर कंपनी ऐसे ऐसे करता रहा। सो इट इज़ अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, बट स्टिल एक बार बता देता हूँ। सो वैल्यूएशन वाइज क्या हुआ यार, ये जस्ट अ मिनट। वैल्यूएशन वाइज देखो, 17,500 करोड़ का, सॉरी 17,500 करोड़ का मार्केट कैप है, 17,200 करोड़ का, ठीक है। 17,200 को अगर हम डिवाइड करें 300 करोड़ से, मतलब कि 57 का फॉरवर्ड पी आ रहा है, मतलब 60 का फॉरवर्ड पी समझ लो। करंट पी है 75 का, सो 60 का फॉरवर्ड पी आ रहा है फॉर फाइनेंशियल 26। तो वही है कि अब देखो इसका पीयर टू पीयर कंपैरिजन लेंगे तब और कंपैरिजन करने को मिलेगा अच्छे से कि भाई किसका वैल्यूएशन ज़्यादा है किसका कम है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। केन्स का कंपैरिजन, केन्स, एवलॉन और एक दो साइन डीएलएम, उनके साथ पीयर टू पीयर कंपैरिजन आएगा इसका, देन वील कंपेयर द वैल्यूएशंस आल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ, राघव टिकरिया।